जल्द ही ब्रिस्को के कॉन्फ्रेंस रूम में सीनियर ऑफिसर्स को भी इस मामले के बारे में पता चल गया। लक्ष्य के सामने एक डॉक्यूमेंट रखा हुआ था जिसमें मालिनी द्वारा ध्रुव को ट्रांसफर किए जाने वाले पैसों की बात मेंशन थी। लक्ष्य कुछ देर तक डॉक्यूमेंट को घूरता रहा, फिर उसने गुस्से में डॉक्यूमेंट फाड़ दिया। लक्ष्य की हरकत देख के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सारे लोग बुरी तरह से डर गए। लक्ष्य ने तय कर लिया कि वो मालिनी को सबक सिखा के ही रहेगा। मालिनी हमसे पूछे बिना इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है? टोकस फैमिली का एक और मेंबर जो कि कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हुआ था, उसने हैरानी से कहा, किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि मालिनी ऐसा कुछ करेगी। वो सच में एक बहुत ही अनग्रेटफुल इंसान है। हमने उसे तब गोद लिया था जब वो केवल 7 साल की थी। इतने सालों तक उसे वो सब कुछ दिया जो वो चाहती थी। अगर हमारी फैमिली ने उसे गोद नहीं लिया होता तो शायद वो जिंदा भी नहीं बचती। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे लोगों ने आपस में बातें करना शुरू कर दिया। अरे मालिनी ने हमें क्यों नहीं बताया? कम से कम अनिका को तो हमें इन्फॉर्म कर ही देना चाहिए था। वैसे भी मालिनी को गिल फैमिली के वारिस होने का दर्जा हमारी फैमिली की वजह से मिला था। अरे मालिनी को गिल फैमिली को छोड़ना है तो छोड़े, लेकिन अपना सारा पैसा तो हमें ट्रांसफर करे। लोगों की बातें सुन के लक्ष्य का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। हाँ, समझ आ गया कि मालिनी एक बहुत ही घटिया लड़की है। अब तुम लोग बार बार उसका नाम लेकर मेरा मूड खराब मत करो। लक्ष्य ने दहाड़ते हुए अचानक अपने बगल में रखी हुई टेबल पर अपना हाथ पटका। कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे सभी लोग डर के कांप रहे थे। जिन लोगों ने आज तक लक्ष्य के बिजनेस करने के अनयूजुअल मेथड्स की तारीफ की थी, अब वही लक्ष्य को दया भरी नजरों से देख रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि लक्ष्य को उसके अपने ही लोग बेवकूफ बना देंगे। लक्ष्य के सामने तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ लोग मन ही मन मालिनी की स्मार्टनेस की तारीफ कर रहे थे। मालिनी की नागपाल फैमिली में शादी करा देने का प्लान लक्ष्य ने ही बनाया था। ब्रिस्को एंटरप्राइज के पास नागपाल फैमिली के खिलाफ लड़ने की ताकत थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। इसके उलट वो बिना किसी लड़ाई के कठौता की 4 फैमिलीज को डोमिनेट करना चाहते थे। हालांकि मालिनी पूरी सिचुएशन को अच्छे से समझती थी, फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जिनको लगता था कि मालिनी ने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है। मालिनी ने नागपाल फैमिली और ब्रिस्को एंटरप्राइज के साथ पंगा ले लिया था। वो असल में ध्रुव की मदद नहीं कर रही थी, बल्कि ध्रुव के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी। टोकस फैमिली के दूसरे बेटे ने लक्ष्य से पूछा, पिताजी अब हम क्या करें? मैं अपने पैसे वापस लेने जा रहा हूँ। लक्ष्य चुप था, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो मालिनी की शादी नागपाल फैमिली में करने के अपने डिसीजन पर ठीक से इतराब ही नहीं पाया था कि मालिनी ने ऐसी हरकत करके उसे एम्बैरेस होने पर मजबूर कर दिया था। जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें अपने पैसे वापस नहीं मिलेंगे। इतना ही नहीं, हम गिल फैमिली द्वारा लिए गए फैसले में भी इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य ने अपने बेटे से कहा। उसकी उम्मीद टूटती जा रही थी। ये मालिनी आखिर चाहती क्या थी? लक्ष्य ने मन ही मन सोचा। दूसरी ओर मालिनी अभी भी टैक्सी के सामने खड़ी हुई थी। ड्राइवर ने सिगरेट जलाते हुए उससे कहा, अरे मैडम, आपको चलना है कि नहीं? अगर नहीं जाना है तो ना बोल दो, ताकि मैं कोई दूसरी सवारी ढूंढूं। मालिनी पर वो दबाव बनाना चाह रहा था। ड्राइवर ने कभी भी पहले किसी बड़ी फैमिली के मेंबर के साथ ऐसा नहीं किया था, इसलिए उसे ये ड्रामा करने में और भी मजा आ रहा था। अगर कोई ड्राइवर ब्रिस्को एंटरप्राइज की प्रिंसेस की तरफ गंदी नजर से देख भर लेता तो उसकी मौत होनी तय थी, लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग थे। टैक्सी ड्राइवर और आसपास खड़े सभी लोग मालिनी का मजाक बना रहे थे। मालिनी जहाँ थी वहीं खड़ी रही, वो कुछ नहीं बोली। उसने ऐसे वर्ड्स बहुत बार सुने थे, इसलिए उस पर इसका कोई खास असर नहीं हो रहा था। ऊपर के फ्लोर पर अनिका ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट पैक करते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, बाकी सब तुम पर डिपेंड करता है। मुझे डिसअपॉइंट मत करना। ब्रिस्को एंटरप्राइजेस के ऑफिस बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर पर रचित अपनी कार में बैठकर इंतजार करते करते थक गया था। एंड में उसने अपने बटलर से कहा, चलो चलते हैं। बटलर अपनी जगह खड़ा रहा और कंफ्यूज शक्ल के साथ रचित को देखकर पूछा, सर क्या हम मिसेस नागपाल को अपने साथ नहीं ले जाएंगे? रचित ने उसकी ओर देखकर नाराजगी के साथ पूछा, मिसेस नागपाल, क्या तुमको लगता है कि वो इस टाइटल की हकदार थी? मैं ना हूँ ना, तो वो एक आम साधारण सी लड़की है। इसके अलावा उसकी कुछ हैसियत नहीं है। बटलर को समझ में आ गया था कि रचित नाराज था। उसे अब मालिनी की कोई परवाह नहीं थी। अगर मालिनी आकर टैक्सी में बैठ जाती तो वो एक साथ निकल जाते। अगर वो नहीं आएगी तो रचित उसका इंतजार करने की जहमत भी नहीं उठाएगा। ब्रिस्को एंटरप्राइजेस के ब्लॉक बी बिल्डिंग के पास के लोग भी हक्के बक्के थे। रचित देखने में रूड, अनरीजनेबल और अनसिविलाइज्ड पर्सन लगता था। उसमें कपड़े पहनने का सलीका भी नहीं था। सभी को लगता था कि मालिनी जैसी खूबसूरत लड़की जो बिना किसी खास ड्रेस या बिना मेकअप के भी भीड़ का दिल जीत लेती थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि रचित को मालिनी जैसी खूबसूरती में कोई दिलचस्पी नहीं थी। साथ ही लोगों को लगता था कि रचित एक ड्रीम के पीछे लगा था, जहां उसे खुशी मिलती थी। वो पहले मालिनी का पागलों की तरह पीछा करता था, क्योंकि उसे लगता था कि वो गूंगी है। अब जब वो जानता था कि वो गूंगी नहीं थी, तो रचित का मालिनी से इंटरेस्ट खत्म हो गया था। रचित ने फिर अपनी उंगलियां चटकाई और ड्राइवर को गाड़ी चलाने का ऑर्डर दे दिया। ड्राइवर ने सिर हिलाया
और एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया। रचित ने मालिनी की ओर देखा और कहा, अपने बारे में इतनी गलतफहमी मत पालो। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारा रोल क्या है। इतना कहकर रचित ने बटलर को कार में बैठने के लिए कहा। पूरे ब्रिस्को एंटरप्राइज में टॉप मैनेजमेंट को छोड़कर लगभग कोई भी नहीं जानता था कि मालिनी गिल फैमिली से अलग हो गई है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को ये भी पता नहीं चला कि ब्रिस्को एंटरप्राइज में गिल फैमिली के 2 वारिस मौजूद थे। रचित ने बटलर को कार में आने दिया, पर मालिनी को कार में बैठने के लिए पूछा भी नहीं। ये साफ था कि वो ब्रिस्को एंटरप्राइजेस की इंसल्ट कर रहा था। कंपनी ने एक ही दिन में अपनी सारी साख खो दी थी। कार में बटलर ने झुककर रचित से कहा, सर, आपको भी मानना पड़ेगा, हमने इससे बहुत अच्छी तरह से निपटा दिया है और आपके छोटे भाई का बदला भी ले लेंगे। लेकिन क्या हम सचमुच मिस कुमावत मालिनी को कार में बैठने नहीं देंगे? अब जाकर पता चला कि ये रचित नहीं था। दरअसल रचित का एक जुड़वा भाई था। हालांकि जुड़वा भाई उसके जन्म के बाद से नागपाल फैमिली में कभी दिखाई ही नहीं दिया था। जिस दिन कीर्तन नागपाल का जन्म हुआ, उसी दिन से नागपाल फैमिली ने उसे एक ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया था। ये ऑर्गेनाइजेशन देश का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था और हुकीसिया में बहुत लंबे समय से काम कर रहा था। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी शामिल होता था उसे देश में सीक्रेट रखा जाता था और उसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन ब्लॉक कर दी जाती थी। कीर्तन बिल्कुल वैसा ही था। सुनो, ब्रिस्को एंटरप्राइजेस के लोगों से कहो कि उसे वहाँ भेज दें। इतना कहते कहते ही कीर्तन को गुस्सा आ गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। आज बुरी बात ये थी कि वो ध्रुव से नहीं मिल पाया। कीर्तन उस पागल को देखना चाहता था जिसने उसके छोटे भाई का मर्डर करवा दिया था। अगर कीर्तन का बस चलता तो वो ध्रुव के टुकड़े टुकड़े। कीर्तन की बात सुनकर बटलर ने खुशी से कहा, ग्रेट सर। हालांकि बटलर को लग रहा था कि कीर्तन कुछ ज्यादा ही कर रहा है, पर उसे मानना पड़ा कि वो जो भी कर रहा था वो बहुत अच्छा लग रहा था। ब्रिस्को एंटरप्राइजेस के सारे आर्गन्स की इस समय हवा निकल गई थी। बटलर अच्छे से समझ रहा था कि कीर्तन अपने काम में माहिर था। वो केवल काम करने में ही माहिर नहीं है, बल्कि वो अच्छे से जानता था कि खुद को पावरफुल और डोमिनेंट कैसे दिखाया जाता है। कीर्तन ने फिर से कहा, अभी हमारा समय आएगा तब नागपाल फैमिली में और भी लोग जुड़ जाएंगे। तब हम ब्रिस्को एंटरप्राइज को फुर्सत से ह्यूमिलेट करेंगे। बटलर ने जब ये सुना तो खुशी से जवाब दिया, तब पूरी टोकस फैमिली हमसे डरेगी। जब तक ध्रुव बी बिल्डिंग के नीचे आया, वहाँ खड़े लोग पहले ही जा चुके थे और मालिनी को भी कंपनी की ए बिल्डिंग के कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाया जा चुका था। एक रिपोर्ट आ रही थी। हमें मिली रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आज दोपहर ब्रिस्को एंटरप्राइज की मालिनी को रचित गेट पर अकेला छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें लगता है कि मालिनी को खुद पर बहुत घमंड है। वो अमीर और पावरफुल नागपाल फैमिली से शादी करने का मौका गवा चुकी है। इसके बाद आइए उत्तर प्रदेश से आई एक खास रिपोर्ट देखें। मालिनी का बचपन एक अनाथालय में बीता था और देखने लायक बात यह है कि वो अनाथालय से आज जहां है वहां तक का सफर पूरा किया था। अब नागपाल फैमिली और टोकस फैमिली के बीच रिश्ते अचानक टेंस हो गए हैं। तो क्या 4 बड़े परिवारों में से एक नागपाल फैमिली मालिनी को एक्सेप्ट करेगी, जो कभी कुछ भी नहीं थी? हमारी ताजा खबर, मालिनी ने आज जो किया उसके कारण टोकस फैमिली शायद उन्हें छोड़ दे। ब्रिस्को एंटरप्राइज की मालिनी एक दिन में एक वेल रिस्पेक्टेड फिगर से अब नथिंग में बदल चुकी है। जब ध्रुव ने ये न्यूज सुनी तो कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। वो जानता था कि इस समय गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। ध्रुव ने अपना मोबाइल फोन निकाला और निहाल को फोन किया। निहाल ने राहत की सांस लेते हुए कहा, सर, मैकलिस्टर क्लब का मामला खत्म हो गया है। ध्रुव ने जवाब दिया। ये अच्छा साइन नहीं है। निहाल इस बात से थोड़ा हैरान था। उसने ध्रुव की बात पर थोड़ा सोच कर पूछा, सर, हमारी इकोनॉमी सीरियसली डैमेज्ड है। गिल फैमिली का अगला असेसमेंट बहुत जल्दी होने वाला है। निहाल के इंटेंशन बहुत साफ थे। वो ध्रुव से कहना चाह रहा था कि अब उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। इस मुसीबत से छुटकारा पाने में कामयाब रहने पर गिल फैमिली में उसका स्टेटस कुछ स्टेबल हो सकता था। लेकिन इससे पहले कि निहाल अपनी बात पूरी कर पाता, ध्रुव ने कहा, टेक एक्शन नाउ। ध्रुव के ऐसा कहने पर निहाल का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने कंफ्यूजन में पूछा, एग्जैक्टली क्या करना है? नागपाल फैमिली से छुटकारा पाओ। अब उनके साथ हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। ध्रुव ने निहाल से कहा। निहाल को भी लगता था कि समय आ गया है, पर अभी इस मोमेंट पर उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि ऐसा कर सके। अभी इतना बड़ा कदम उठाना बिल्कुल वैसा ही था जैसे सफर तो 5000 किलोमीटर का तय करना हो, पर आपके टैंक में उतना पेट्रोल ही ना हो, ना ही रास्ते में कहीं मिलने की उम्मीद हो। ध्रुव निहाल का कंफ्यूजन समझता था, इसलिए उसने निहाल को मोटिवेट करते हुए कहा, अब हमारे पास पैसा है, हमें ये लड़ाई लड़नी है और जीतनी भी है। जब निहाल ने ये सुना तो उसने तुरंत पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि? आज उसने भी एक न्यूज सुनी थी। आज ही गिल फैमिली के बटलर सिस्टम से उसे एक मैसेज आया था। एक ऐसा मैसेज जिसे सुनकर सभी बटलर शर्मिंदा हो जाएं।
गिल फैमिली में किसी ने अपनी मर्जी से अपनी विरासत को त्याग दिया और अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी थी। गिल फैमिली में बटलर लंबे समय तक अपने असाइंड एयर के पास रह रहे थे, क्योंकि वो गिल फैमिली जैसी बड़ी फैमिली में अपने असाइंड एयर के आगे बढ़ने या भीड़ से अलग होने का इंतजार करते थे। पर मालिनी के मना करने के बाद मालिनी का बटलर रियल में इस रेस से बाहर हो गया था। इस तरह से बाहर होना काफी ह्यूमिलिएटिंग होता है। इतनी बड़ी गिल फैमिली की सक्सेसर में से किसी एक ने अपनी मर्जी से अपनी सारी दौलत छोड़ दी। निहाल हैरान था और एक्साइटेड भी। उसने कहा, तब हमारी वर्किंग कैपिटल कम से कम 600 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो जाएगी। ध्रुव ने ना के अंदाज में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं निहाल, हमारी वर्किंग कैपिटल 900 अरब से भी ज्यादा है। इससे पहले ध्रुव की दादी ने भी उसे बहुत बड़ी रकम दी थी। ये गिल फैमिली का अंतिम फंड था। सभी फंड्स को जोड़ने के बाद ध्रुव के पास करने के लिए केवल एक ही काम था। अब उसे सबसे पहले अपने बाकी सभी कॉम्पिटिशन्स का सफाया करना था। निहाल के शब्द तुरंत कॉन्फिडेंस से भर गए। उसने फर्मली कहा, अंडरस्टूड, मैं इस पर तुरंत एक्शन ले रहा हूँ। ब्रिस्को एंटरप्राइज एक बिल्डिंग, सीनियर ऑफिसर के कॉन्फ्रेंस रूम में। लक्ष्य केवल मालिनी को ही घूरे जा रहा था। हालांकि मालिनी अभी भी वहीं रही। कभी कभी एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं होता। लक्ष्य काफी देर से मालिनी को घूरे जा रहा था। काफी देर के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत किया है। लक्ष्य को हमेशा लगता था कि मालिनी एक वेल बिहेव्ड लड़की है। साथ ही लक्ष्य हमेशा खुद को एक चालाक और ओवर स्मार्ट इंसान समझता था। फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो आज तक ये नहीं समझ पाया कि मालिनी कौन थी, और मालिनी ने उसे धोखा भी दे दिया था। पापा, टोकस फैमिली का दूसरा बेटा लक्ष्य के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने पापा को समझाते हुए कहा, पापा उतावले मत होइए, अब हम ये नहीं कर सकते। वो जानता था कि उसके पापा क्या करने जा रहे हैं, और इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी थी कि लक्ष्य कहीं मालिनी पर हाथ न चला दे या लक्ष्य कहीं मालिनी को जान से ही न मार डाले। लेकिन उसे इस बात का अच्छे से एहसास था कि मालिनी बहुत समझदार लड़की थी। इसके अलावा मालिनी कभी नागपाल फैमिली की फैमिली मेंबर भी रही थी, इसलिए लक्ष्य में उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी। लक्ष्य का लड़का लक्ष्य के ठीक सामने खड़ा था। इसके बाद भी लक्ष्य अपने पर काबू नहीं रख पाया। उसने मालिनी को देखते हुए टेबल पर जोर से हाथ पटकते हुए दहाड़ा। तुमने ऐसा क्यों किया? उसने टेबल पर इतनी जोर से हाथ मारा था कि टेबल टूट गई। इसके बावजूद भी मालिनी ने एक भी शब्द नहीं बोला। वो किसी गूंगी लड़की की तरह चुप खड़ी रही। आधे घंटे बाद नागपाल फैमिली के बंगले में। नागपाल फैमिली का बंगला बहुत खास था। ये पुराने जमाने के किसी महल की तरह लगता था। इस बंगले की सबसे खास चीज थी नागपाल फैमिली का अखाड़ा, जिसमें कभी नागपाल फैमिली के पहलवान ट्रेनिंग लेते थे। आज भी अखाड़े में कुछ लोग ट्रेनिंग ले रहे थे। नागपाल फैमिली के एक गेस्ट ने खुशी से कहा, नागपाल फैमिली के घर में आकर ऐसा लगता है जैसे समय से सैकड़ों साल पीछे चले गए हो। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए एक दूसरी आवाज आई, सही कह रहे हो, यहाँ आकर लगता है टाइम ट्रैवल कर लिया हो। दो बड़ी फैमिली के बीच अरेंज मैरिज होते देखना अपने आप में बहुत रेयर है। उसकी बात सुन के पहले वाले शख्स ने हैरानी से आंखें सिकोड़ ली। दुल्हन के आने पर तुमको पता चलेगा कि क्या हुआ है। अब मालिनी शायद नागपाल फैमिली में नौकरानी बनने की भी हैसियत नहीं रखती है। गेस्ट अभी बात ही कर रहे थे कि बातचीत के दौरान कीर्तन भी आ गया था। कीर्तन रचित से इतना मिलता था कि नागपाल फैमिली के लोग भी नहीं जान पाए कि वो रचित नहीं है। ज्यादातर लोगों को लगा कि रचित अभी भी जिंदा है। कीर्तन के बगल में काले कपड़ों में एक डॉक्टर उससे बात कर रहा था। सर, अब समय आ गया है। मैं एक बार और आपकी मदद करूंगा, नहीं तो बाद में लोगों को सगाई के समय थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे सकता है। कीर्तन उस डॉक्टर से बहुत पोलाइटली बात कर रहा था और उसने कहा, ऑलराइट, थैंक यू। जवाब में डॉक्टर ने सिर हिला दिया। इसी समय नागपाल फैमिली का एक मेंबर आकर घबराते हुए बोला, सर। उसके कुछ कहने से पहले कीर्तन ने अपनी भौहें सिकोड़कर उसका मजाक बनाते हुए कहा, हाँ बोलो मालिनी, इतनी जल्दी फिर से आ गई? वो सचमुच बहुत बेशर्म लड़की है। इस बार उस शख्स ने कीर्तन की शक्ल देखकर डरते हुए कहा, नहीं सर, मालिनी नहीं, ध्रुव आया है, वो यहाँ पर है। उसका जवाब सुनते ही कीर्तन ने हैरानी से उसे देखा। जैसे ही उसे पता चला कि ध्रुव आया था, उसके चेहरे के सारे भाव बदल गए। उसकी आने की हिम्मत कैसे हुई? कीर्तन ने डॉक्टर से हाथ मिलाते हुए कहा, पहले मैं ध्रुव से मिल लूं, ये काम बाद में करेंगे। कीर्तन के बात करने के अंदाज से वो डॉक्टर अंदर से कांप उठा। कीर्तन ने जब ध्रुव का नाम लिया तो उसकी आवाज में एक अलग तरह का जानलेवा इरादा छुपा था। कीर्तन सिर्फ ध्रुव से मिलने नहीं जा रहा था, मानो वो ध्रुव को जान से मारने जा रहा था। डॉक्टर ने कीर्तन को समझाते हुए कहा, सर, आपके दिल में क्या चल रहा है मुझे इसका अंदाजा है, लेकिन ध्रुव के दोस्त मीडिया और काफी बड़ी बड़ी जगहों में हैं। आज बहुत सारे लोग आए हैं, इसलिए आपको अपने आप को कंट्रोल रखना होगा। अगर आपको उससे छुटकारा ही पाना है तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। बस अभी आप खुद को कंट्रोल में रखो। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा।
उसकी आवाज बहुत धीमी लेकिन बहुत डरावनी लग रही थी। डॉक्टर ध्रुव के पीछे खड़ी बड़ी ताकतों को इग्नोर नहीं कर सकता था। हालांकि ध्रुव को खत्म करना उसके लिए बहुत आसान काम था। डॉक्टर की बात सुनकर कीर्तन ने कहा, ओके ठीक है, तुमसे बात करके मुझे कुछ याद आ गया। इतना कहकर कीर्तन इतनी जोर से हंसा कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। कीर्तन ने फिर डॉक्टर से पूछा, पिछली बार जो काम मैंने तुमसे करने को कहा था उसमें तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं आई? डॉक्टर ने अपना सिर नीचे कर कहा, हालांकि हम आपकी तरह करेंसी वॉरफेयर में अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमारे पास अपने कुछ तरीके हैं। डॉक्टर की बात सुनकर कीर्तन जोर से हंसते हुए बोला, जब तक इससे काम बन रहा है मुझे लगता है कि ध्रुव को कभी पता भी नहीं चलेगा कि तुम हमेशा से ही हमारी साइड में रहे हो। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ध्रुव आज भी यहाँ आने की हिम्मत कर सकता है। कीर्तन ये पक्का कर चुका था कि ध्रुव का एंड मालिनी से भी ज्यादा बुरा हो। कीर्तन ने मन में पहले से ही सोच रखा था कि ध्रुव और मालिनी उसके छोटे भाई रचित की सैक्रिफिशियल ऑफरिंग बनेंगे। वो चाहता था कि ध्रुव और मालिनी मरने से पहले बुरी तरह तड़पे, उन्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़े। कीर्तन बेतहाशा हंस रहा था। उसने मन ही मन कहा, उसकी जिंदगी बचाने के लिए 900 अरब रुपए? नो। ध्रुव के पास कितना भी पैसा हो, मौत के सामने वो सब बेकार था। जैसे कीर्तन कमरे से बाहर निकला, उसकी नजर ध्रुव पर पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, वैसे मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है कि तुम सच में यहाँ आ गए। फिर कीर्तन दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को देखकर दहाड़ते हुए बोला, तुम ये क्या कर रहे हो? मिस्टर गिल को अंदर आने दो। सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, यस सर, मिस्टर गिल प्लीज अंदर आइए। गेट खुलते ही कीर्तन ध्रुव के पास जाकर बोला, मिस्टर गिल दिस वे प्लीज। इतना कहते वक्त कीर्तन थोड़ा झुक गया। उसे हैरानी हो रही थी, ध्रुव अकेला आया था। ये देखकर कीर्तन मुस्कुरा दिया। वो मन ही मन सोच रहा था कि ध्रुव सच में स्मार्ट है, नहीं तो वो चाहता तो कितने ही लोगों को लेकर आता। फिर अपने मन को दिलासा देते हुए कीर्तन ने कहा, कितने भी लोगों को ले आए पर उन सभी को ह्यूमिलिएट होना पड़ेगा। ध्रुव अंदर नहीं गया, वो शांति से दरवाजे पर ही खड़ा रहा। आज ध्रुव नागपाल फैमिली को खत्म करने के लिए उनके घर आया था। ध्रुव ने कीर्तन को एक ही नजर में देखते ही पहचान लिया। उसने कीर्तन की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम रचित नहीं हो? कीर्तन ने हंसते हुए मान लिया। हाँ मैं रचित नहीं हूँ, मेरा छोटा भाई मर चुका है। मिस्टर गिल, थैंक्स टू यू, तुम्हारे कारण मैं उस आर्मी को छोड़ चुका हूँ और अब अपनी फैमिली के पास वापस आ सकता हूँ। वैसे मैंने अपने बारे में तो बताया ही नहीं, मेरा नाम कीर्तन है। अपनी बात खत्म करते करते कीर्तन ध्रुव के काफी करीब पहुंच चुका था और ध्रुव के करीब पहुंचते ही कीर्तन ने ध्रुव की छाती पर एक जोरदार घूंसा चढ़ दिया। ऐसा लगा जैसे कीर्तन ने अपना सारा गुस्सा एक ही मुक्के में डाल दिया हो। उसका मुक्का ध्रुव की छाती पर लगा और ध्रुव उड़ता हुआ दूर जा गिरा। ध्रुव को लग रहा था जैसे उसकी छाती पर किसी हाथी ने पैर रख दिया है। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पूरा शरीर कांप रहा था। कीर्तन के एक मुक्के ने उसे अंदरूनी तौर पर घायल कर दिया था, पर अगले ही पल ध्रुव ने खुद को संभाल कर मन ही मन कहा, ये कीर्तन बहुत ज्यादा ताकतवर है, मुझे संभल कर रहना होगा। शायद नागपाल फैमिली को हराने के लिए केवल पैसों से काम नहीं बनेगा। जब नागपाल फैमिली के बाकी लोगों ने देखा कि कीर्तन किसी को पीट रहा है तो दौड़ते हुए वो सभी तुरंत वहाँ आ पहुँचे। सर आज बहुत ब्लेस्ड दिन है। पहले तो वो सभी कीर्तन को रोकना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पिटने वाला शख्स ध्रुव है तो ध्रुव को देखकर वो सभी रास्ते से हट गए, जैसे ध्रुव को पिटवाना चाहते। अब कोई कीर्तन को रोकना नहीं चाहता था। अब तक ध्रुव को भी अपनी परेशानी का एहसास हो गया था। कीर्तन रचित से बहुत अलग था। कीर्तन से निपटना रचित से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। ध्रुव कीर्तन के एक घूंसे में ढेर हो गया था। उसने बहुत मुश्किल से खड़े होते हुए कहा, तुम क्या करना चाहते हो? कीर्तन ऐसे मुस्कुराया जैसे उसने कोई लड़ाई जीत ली हो और ध्रुव को जवाब दिया, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? ध्रुव, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा? लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि ये नागपाल फैमिली है और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुमने ही वाइपर को, मेरे भाई को मार डालने की सुपारी दी थी और तुम लोगों ने ये काम इतनी सफाई से किया कि नागपाल फैमिली को भी कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूल जाऊंगा या मैं ऐसा नहीं कर सकता। ध्रुव कीर्तन की बातों का क्या मतलब था अच्छे से समझता था। ध्रुव जानता था कि भले ही आज उस आदमी के पास कोई सबूत ना हो, पर कीर्तन उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। इसके बाद कीर्तन ने मुस्कुराते हुए बाकी लोगों की तरफ देखकर कहा, ठीक है, मालिनी अभी तक नहीं आई, तब तक हम लोग वार्म अप क्यों नहीं कर लेते? ऐसा लग रहा था कि कीर्तन सच में ध्रुव को खत्म करने का प्लान कर चुका था। कीर्तन बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। भले ही ध्रुव को पता था कि कीर्तन उसे लड़ने का चैलेंज दे रहा है, फिर भी ध्रुव आज कीर्तन को मना नहीं कर सकता था। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा। इधर ध्रुव चैलेंज एक्सेप्ट करने का प्लान कर चुका था।
वहीं नागपाल फैमिली के लोग ध्रुव पर शब्दों से हमला कर रहे थे। कीर्तन अब भी उतना ही एनर्जेटिक है जितना पहले हुआ करता था। वो कैसे नहीं हो सकता? क्या तुम नहीं जानते कि ध्रुव ने रचित के साथ क्या किया है? ध्रुव सच में एक इडियट है। जब वो इतना कमजोर था तो उसने यहाँ आने की हिम्मत ही क्यों की? चाहे कुछ भी हो, हम उसे आज जाने नहीं देंगे। इससे पहले कि ध्रुव आंसर करता, कीर्तन पहले से ही ध्रुव के सामने आकर खड़ा हो गया था। फिर उसने धीरे से कहा, ऑफ कोर्स तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ध्रुव। क्या तुम्हें पता है कि मैंने अपने लोगों को तृप्ति के घर के बाहर उस पर नजर रखने को क्यों कहा है? अगर तुम आज यहाँ से जिंदा बचकर चले गए तो मालिनी और तृप्ति तुम्हारी हुई, पर अगर तुम नहीं जा पाए तो मैं तुमको एक मौका दूंगा। तुम चूज कर सकते हो कि तृप्ति और मालिनी में से कौन जिंदा रहेगी और कौन मरेगी। उन दोनों में से किसी एक को मैं खत्म कर दूंगा। इतना कहने के बाद कीर्तन के चेहरे पर एक दरिंदगी भरी मुस्कान। जब ध्रुव ने मालिनी और तृप्ति का नाम सुना तो उसके हाव भाव बदल गए। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने? इतना कहते ही ध्रुव ने अपनी मुट्ठियां भींचकर अचानक पूरी ताकत से कीर्तन पर एक मुक्का जड़ दिया। ध्रुव का मुक्का बहुत तेज था, लेकिन कीर्तन की रिएक्शन टाइमिंग और भी ज्यादा तेज थी। उसने ध्रुव का हाथ पकड़कर हंसते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुमने आर्मी में ट्रेनिंग ली, वैसे ये वाला बुरा नहीं था। तुम्हारे पास बहुत ताकत है, तुम्हारे स्किल अच्छे और अलग लग रहे हैं। कीर्तन ने ध्रुव की मुट्ठी पकड़ रखी थी और आसपास के लोग ध्रुव का मजाक उड़ा रहे थे। मैंने कहा था ना, ध्रुव का कीर्तन से कोई मुकाबला नहीं है। नागपाल फैमिली के घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? वैसे सच है कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। जब लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे तब ध्रुव की नजर कीर्तन के बगल में खड़े एक फिगर पर टिक गई थी। वो फिगर कीर्तन के बगल में दिखाई दिया। ये तो डॉक्टर था। वहीं कीर्तन कहता जा रहा था, मैंने तुमसे झूठ तो नहीं बोला। इतना कहकर कीर्तन ने अपने कंधे उचकाकर फिर ध्रुव से कहा, वैसे अब तक तुम्हें विश्वास कर लेना चाहिए कि तुम्हारे पास केवल एक ही ऑप्शन है ना? अगर तुम यहाँ रहे तो शायद मालिनी को बचा लो, लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो। इतना कहकर कीर्तन ने अपना मोबाइल फोन निकालकर ध्रुव को दिखाने के लिए एक मैसेज पर क्लिक किया। फोन पर टेक्स्ट मैसेज साफ दिख रहा था। टोकस फैमिली ने मालिनी को वापस भेजने का फैसला कर लिया था। मालिनी यहाँ आ रही थी। वो सभी लोग अभी रास्ते पर थे। ये देखकर ध्रुव हैरान था। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ध्रुव के पूछने पर कीर्तन बस हंस दिया और बोला, धमकी? हाँ? ध्रुव, तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, खुद को ओवर एस्टिमेट करते हो। ध्रुव, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मालिनी ने तुम्हें जो पैसे दिए हैं उससे तुम हमसे लड़ पाओगे? चलो मैं तुमको बताता हूँ। जब किसी बिजनेसमैन की दौलत एक लेवल के ऊपर चली जाती है तो वो केवल एक नंबर बनकर रह जाती है। कुछ नंबर हैं जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नागपाल फैमिली के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इसलिए पैसे की ताकत से भी तुम हमसे मुकाबला नहीं कर सकते। ताकत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कीर्तन उस पल में इतना शक्तिशाली लग रहा था मानो वो दुनिया को जीत सकता था। वो सच में आम लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। ध्रुव ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींचकर कीर्तन को घूर कर देखा। ध्रुव के दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी, कीर्तन की हिम्मत कैसे हुई कि उसे तृप्ति और मालिनी के नाम पर धमकाए। पर कीर्तन बेखौफ ध्रुव को देखकर बोला, तो तुमने क्या सोचा? क्या तुमने अपना मन बना लिया है? ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। जब कीर्तन ने देखा कि ध्रुव ने एक भी शब्द नहीं कहा तो कीर्तन ने फिर पूछा, अगर तुम तृप्ति को बचाना चाहते हो तो तुम अभी वापस जा सकते हो, और अगर तुम मालिनी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ रुककर मुझसे लड़ना होगा। डोंट वरी, अगर तुम जीतोगे तो मैं मालिनी को जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम लड़ नहीं सकते तो आई एम सॉरी ध्रुव, मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे मुझे इन बेवकूफ लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं। फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि मैं जैसे चाहूं वैसे तृप्ति और मालिनी को बर्बाद कर सकता हूं। कीर्तन ने ध्रुव को घूर कर देखा। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक और चीज भी थी जो ध्रुव ने कीर्तन की आंखों में देखी थी। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस था। उसे खुद पर पूरा भरोसा था। उसे पूरा भरोसा था कि ध्रुव का उससे कोई मुकाबला नहीं है। ध्रुव का दिमाग हर बारे में सोच रहा था। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। उसने मोबाइल में देखा तृप्ति के पापा विश्वास जिंदल कॉल कर रहे थे। कीर्तन किसी राजा की तरह ध्रुव से बोला, कॉल उठाओ। ध्रुव ने फोन उठाया। फोन के दूसरी ओर तृप्ति के पापा थे। वो बहुत परेशान लग रहे थे। ध्रुव के फोन उठाते ही उन्होंने पूछा, ध्रुव, क्या तृप्ति का तुमसे झगड़ा हुआ था? मालिनी के बारे में सुनने के बाद तृप्ति बहुत गुस्से में थी। जवाब में ध्रुव ने पूछा, What's wrong, अंकल? क्या हुआ तृप्ति को? फोन पर पीछे से तृप्ति की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो चिल्ला रही थी। वो ऐसे चिल्ला रही थी मानो उसे भयानक दर्द हो रहा हो। तृप्ति के पापा ने कहा, मुझे नहीं पता बेटा,
पर जब से वो वापस आई है उसके पेट में दर्द हो रहा है। उसे इतना दर्द हो रहा है कि उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया है। मुझे क्या करना चाहिए? तृप्ति के पापा भी बहुत परेशान लग रहे थे। ध्रुव ने कीर्तन की ओर देखा तो समझ गया कि ये उसी का किया हुआ है। कीर्तन मुस्कुराया, लेकिन वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था मानो उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया हो। मिस्टर गिल, क्या तुमने सोच लिया कि तुम्हें क्या करना है? कीर्तन ने फिर हंसते हुए पूछा। तुम क्या बनना पसंद करोगे, कायर या नायक, हीरो और जीरो? इधर ध्रुव मुश्किल ऑप्शन में से किसे चुने के सवाल में उलझा हुआ था। दूसरी तरफ निहाल इस समय अपने काम में लगा हुआ था। निहाल को पैसा मिल गया था तो वो अपने प्लान पर काम कर रहा था, लेकिन एंड में निहाल को समझ में आ गया कि वो पैसों के दम पर नागपाल फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर सकते। ध्रुव, मालिनी और यहाँ तक कि ब्रिस्को एंटरप्राइजेस सभी ने नागपाल फैमिली को अंडर एस्टिमेट किया था। चारों बड़ी फैमिलीज की ताकत सच में बहुत ज्यादा और बहुत डरावनी थी। निहाल के पास अपना फोन निकालकर कॉल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। निहाल ने हैरानी से पूछा, सर आप अभी तक वापस क्यों नहीं आए? फोन के दूसरी ओर से एक स्थिर पर गंभीर आवाज आई। मुझे स्टील ट्रियो के साथ कुछ सेटलमेंट करने हैं और अभी मैं गिल फैमिली के मसलों को निपटाने के लिए वापस नहीं जा सकता। जैसे उस आदमी ने अपनी बात खत्म की, उसके बगल से एक तेज आवाज साफ सुनाई दी। तो ठीक है, मैटर इज सेटल्ड नाउ। ध्रुव अब कैसा कर रहा है? निहाल को पता नहीं था कि ध्रुव के पापा इस समय क्या कर रहे हैं और उसमें पूछने की भी हिम्मत नहीं थी, पर निहाल अच्छे से जानता था कि वो जो कर रहे हैं अगर उसमें कामयाब रहे तो बहुत बड़ी बात होगी। स्टील ट्रियो के साथ सेटलमेंट होना बहुत जरूरी था। निहाल ने तुरंत जवाब दिया। ध्रुव नागपाल के घर गया है। नागपाल फैमिली बहुत ताकतवर है। हालांकि फोन के दूसरे छोर पर मौजूद शख्स को निहाल के जवाब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लग रहा था जैसे उसे ध्रुव की ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि निहाल से ध्रुव के बारे में पूछने के बाद वो अपने पास बैठे शख्स से बातें करने लगा। वैसे हम आज रात क्या खाएंगे? क्या फिर से इटालियन? क्या कुछ घर का बना खाना नहीं मिल पाएगा? तुमने पिछली बार मेरे लिए जो शेफ ढूंढा था वो अच्छा खाना बनाता था, तुमने उसे भी फायर कर दिया। क्या उसे यहाँ परदेश में मजा नहीं आया? ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ रहना भारत से तो आसान है, कितना कठिन है। मुझे देखो, मैं अभी भी पूरा हेल्दी हूँ। उसे लगता है कि उसकी सैलरी बहुत कम है। मैंने उसे हर महीने $3000 दिए और इंश्योरेंस अलग से किया, और भी ना जाने क्या क्या बेनिफिट्स दिए थे, पर उसे तब भी लगता था कि मैं कंजूस हूँ। कौन अपने शेफ का इंश्योरेंस कराता है? उसे मेरा एहसान मानना चाहिए था, पर वो अंत में मैंने उसे बाहर निकाल दिया। ध्रुव के पिता फोन के दूसरी ओर अपने सामने बैठे लोगों से बात कर रहे थे। जब निहाल ने फोन के दूसरे छोर पर ये सुना तो उसे बहुत अजीब लगा। वहाँ बेसिक सैलरी $3000 है। ईमानदारी से कहें तो इंश्योरेंस और बाकी के बेनिफिट्स इस सैलरी के आगे कुछ भी नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ निहाल था जो ध्रुव के लिए काम करता था। उसे ध्रुव के पापा के कहने पर दुनिया भर में घूमना पड़ता था और उन लोगों की वजह से उसकी जान पर हमेशा खतरा मंडराया करता था, और सैलरी इतनी कम। वहीं दूसरी तरफ एक शेफ को इतनी ज्यादा सैलरी मिल रही थी। निहाल चुपचाप उनकी बातें सुनकर मन ही मन सोच रहा था। तभी उसके कानों में ध्रुव के पापा की आवाज सुनाई दी। ध्रुव के पापा ने फिर कहा, तुम उसे वापस आने के लिए क्यों नहीं कहते, और मैं उसकी सैलरी $50 बढ़ा दूंगा। असल में पैसे की कोई परेशानी नहीं है। ये सुनकर निहाल और भी ज्यादा हैरान था। ध्रुव के पापा गिल फैमिली में बहुत ऊंचे रुतबे पर थे। हालांकि निहाल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था जब उसने सुना कि वो किसी की सैलरी में केवल $50 की बढ़ोतरी कर रहे थे। निहाल ने एक शब्द भी नहीं कहा, चुपचाप सुनता रहा। फिर निहाल को लगा कहीं इन लोगों की बात सुनकर उसे खुद दिल का दौरा न पड़ जाए, इसलिए निहाल ने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद निहाल ने नागपाल फैमिली की सिचुएशन पर नजर डाली। आज नागपाल फैमिली के घर पर बहुत सारे लोग थे। यहाँ ध्रुव के साथ जो कुछ भी होगा उसका असर पूरे देश में पड़ेगा। ये सच था कि ध्रुव को गिल फैमिली से मालिनी का पैसा विरासत में मिला था। इस एक इंसिडेंट ने पूरी गिल फैमिली को झकझोर कर रख दिया था और लोगों को हैरानी हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि उन्हें ध्रुव के खिलाफ वेरिफिकेशन सिस्टम में सुधार करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नागपाल फैमिली के घर में कीर्तन का मानना था कि उसने ध्रुव को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया है। फोन पर तृप्ति की चीख सुनकर ध्रुव का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था। उसने सोचा था कि तृप्ति ठीक थी। उसके दिमाग में एक बार भी ये ख्याल ही नहीं आया था कि तृप्ति पर भी कोई हमला कर सकता है। ध्रुव ने तृप्ति के पापा को कोई जवाब नहीं दिया और उसकी नजरें डॉक्टर पर टिक गईं, जो काले कपड़े पहने कीर्तन के बगल में खड़ा था। उसे पहचानते ही ध्रुव ने कीर्तन से पूछा, क्या वो तुम्हारे लिए काम करता है? ध्रुव को डॉक्टर से एक खतरनाक, डरावनी और डार्क एनर्जी महसूस हो रही थी। कीर्तन ने ध्रुव की ओर देखकर कहा, वो हमेशा से ही मेरे लिए काम करता आ रहा है। बाकी लोग उसे मुझसे उधार ले जाते हैं। हमारी फैमिली में उसके जैसे कई और एक्सपर्ट मौजूद हैं। कीर्तन ने सब कुछ बता दिया। उसके कहने का मतलब था कि ध्रुव के पास आज यहाँ से बचकर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अंत में ध्रुव ने कहा,
अब अगर तुम मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दोगे तो मैं और क्या चुन। ध्रुव अभी बात भी पूरी नहीं कर पाया था कि कीर्तन का बटलर आया। उसने अपना सिर झुकाकर कीर्तन से कहा, मिसेस नागपाल यहाँ पहुँच गई हैं। बटलर की बात सुनकर कीर्तन ने बटलर की ओर घूर कर देखा। बटलर ने तुरंत अपना सिर हिलाया और खुद को करेक्ट करते हुए कहा, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। सर, मालिनी यहाँ पहुँच गई हैं। अब कीर्तन कुछ सैटिस्फाइड लग रहा था। इसके बाद कीर्तन ने अपने दोनों हाथ फैलाकर ध्रुव से कहा, देखो, हमारे घर में हर जगह अखाड़े बने हुए हैं। तुम जहाँ चाहो मुझसे लड़ सकते हो। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें मालिनी को ले जाने दूंगा। इतना कहने के बाद कीर्तन आगे बढ़ गया। उसे पूरा विश्वास था कि ध्रुव उसके पीछे जरूर आएगा। ध्रुव ने अपने फोन को देखा। तृप्ति के पापा अभी भी फोन पर थे। ध्रुव ने उनसे कहा, अंकल डोंट वरी, मैं तृप्ति की जांच करने के लिए किसी को आपके यहाँ भेजता हूँ। ध्रुव इस समय नागपाल फैमिली के बंगले पर था, इसलिए भले ही वो अभी तुरंत तृप्ति के घर की ओर चला भी जाए, पर उससे तृप्ति की कंडीशन में कोई सुधार नहीं आ सकता था। इसके अलावा कीर्तन के लहजे से ध्रुव बता सकता था कि न केवल तृप्ति बल्कि तृप्ति के पापा और पूरी जिंदल फैमिली किसी बड़ी मुसीबत में थी। उधर नागपाल फैमिली के लोग ध्रुव को देखकर कमेंट्स कर रहे थे। यही है, ध्रुव बस इतना ही कर सकता है। खैर, वो जो भी हो, उसका यहाँ बहुत नाम है। आज पता चल जाएगा कि नागपाल फैमिली को छेड़ने का क्या नतीजा निकलता है। मुझे ठीक से पता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये वही शख्स है जिसने अगम चैरिटी जैसे ऑर्गेनाइजेशन को कुचल कर तबाह कर दिया था, पर इसने यहाँ आकर गलती कर दी। ये आज यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। उसके हमारे फैमिली के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई? इसे शायद गलत फहमी हो गई है कि वो अजय है। नागपाल फैमिली के लोग ध्रुव को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई इंसान नहीं, चूहा हो जिसने नागपाल फैमिली को 1-on-1 मुकाबले के लिए हाँ कह दिया हो। लेकिन इन लोगों में से ज्यादातर को बिल्कुल भी पता नहीं था कि असली रचित तो कब का मर चुका है। रचित ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली थी, पर ध्रुव के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं था। अब उनके सामने जो शख्स खड़ा था वो रचित नहीं था, बल्कि उसका बड़ा भाई कीर्तन था। ध्रुव को मिली इन्फॉर्मेशन की माने तो कीर्तन ने कई साल आर्मी में ट्रेनिंग ली थी। यहाँ तक कि गिल फैमिली के सिस्टम को भी उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी थी। नागपाल फैमिली की सीक्रेसी का लेवल कमाल का था। कीर्तन और रचित दो जुड़वा भाई थे। ये बात किसी को पता नहीं थी कि कीर्तन रचित की जगह ले चुका था। वो कई सालों से आर्मी में ट्रेनिंग ले रहा था, पर ध्रुव को उससे लड़ने के लिए हाँ कहना ही पड़ा। भले ही वो कीर्तन को हरा नहीं सकता था, लेकिन वो यहाँ आकर डर नहीं सकता था। ध्रुव ने कहा, ओके, लेट्स हैव अ फाइट। नागपाल फैमिली की हवेली के गेट पर क्या हो रहा है? उसे रिसीव करने कोई नहीं आएगा। जब मालिनी पहुंची तो नागपाल फैमिली के लोग कुछ और ही बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो उसे देख ही नहीं पाए हों। मेहमानों में से एक ने अपने बगल में बैठे शख्स की तरफ झुककर पूछा, तो उसने जवाब में कहा, शायद तुमको कुछ पता नहीं है। जिस शख्स ने मालिनी को रिसीव करने पर सवाल उठाया था, उसने अगला सवाल दागा। क्या हुआ? थोड़ा डिटेल में बताओ, मुझे सच में कुछ पता नहीं। उसके सवाल पर दूसरे शख्स ने कहा, मालिनी ने आज केवल एक दिन में अपनी आज तक की सारी रेपुटेशन बर्बाद कर दी है। उसने नागपाल फैमिली में शादी की और अब ब्रिस्को एंटरप्राइज ने उसे निकाल दिया है। उसका जवाब सुनकर पहले शख्स ने हैरानी से पूछा, ब्रिस्को एंटरप्राइजेस ने? क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो तो ब्रिस्को एंटरप्राइजेस की राजकुमारी है। दूसरे शख्स ने आगे बताया, तुम नहीं जानते हो शायद कि मालिनी ने आज ऐसी स्टूपिड हरकत की है जिसके कारण ब्रिस्को एंटरप्राइजेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसकी बात सुनकर पहले शख्स को जोर से हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? इतनी पैसे वाली कंपनी को थोड़े से नुकसान से क्या फर्क पड़ता है? दूसरे शख्स ने उसे मुस्कुराते हुए देखकर कहा, उन्हें लगभग 600 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। क्या 600 अरब रुपए का नुकसान एक दिन में? ये सुनते ही उसके बगल वाले शख्स का चेहरा देखने लायक था। नुकसान सच में बहुत ज्यादा था। एक पल के सदमे के बाद आदमी ने खुद को शांत किया और कहा, मुझे हमेशा से लगता था कि मालिनी केवल सुंदर ही नहीं है, बल्कि बहुत होशियार भी है। वो ब्रिस्को एंटरप्राइजेस की लेडी लक भी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका दिमाग ऐसा होगा। वैसे उसने ऐसा क्या किया कि ब्रिस्को को एक ही दिन में 600 अरब रुपए का नुकसान हुआ है? इसीलिए तो अब उसे छोड़ दिया गया है। दूसरी तरफ मालिनी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। वह अकेले ही अंदर चली गई। जैसे ही मालिनी दरवाजे पर पहुंची, उसकी नजर निहाल पर पड़ी। निहाल को उसने पहली बार ध्रुव के साथ कॉलेज में देखा था। मालिनी ने जब कात्या की शराब की बोतल तोड़ दी थी, तब निहाल ही पैसे लेकर आया था। निहाल को इतने समय बाद देखकर मालिनी जानती थी कि निहाल ध्रुव का बटलर था, लेकिन उसने निहाल को देखकर कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। निहाल ने मालिनी को देखा और तेज कदमों से चलता हुआ उसकी ओर आकर उससे पूछा, मैम आप आ गई? क्या आपने ध्रुव को देखा? मालिनी ने अपना सिर ना के अंदाज में हिलाकर कहा, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि उसे यहाँ ही होना चाहिए। अभी जो कुछ भी हो रहा था
मालिनी नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो। उसने अपना सारा पैसा ध्रुव को दे दिया ताकि गिल फैमिली के उत्तराधिकारी के तौर पर ध्रुव का स्टेटस तुरंत ब्रिस्को एंटरप्राइजेस से आगे निकल जाए। उसके बाद ध्रुव को किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि ये एक अलग कहानी होती अगर ध्रुव नागपाल फैमिली के घर से जिंदा बाहर नहीं निकल जाए, तो इसी को काफी समझो। निहाल ने मालिनी की तरफ देखकर पूछा, क्या आप उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकती हो? मालिनी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं कर सकती हूँ। वो इतना आसान काम तो कर ही सकती थी, पर मालिनी ध्रुव के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने निहाल से पूछा, वैसे क्या तुम श्योर हो कि अगर ध्रुव मिल गया तो तुम उसे यहाँ से ले जाने के लिए मना पाओगे? निहाल ने कॉन्फिडेंट भरे चेहरे के साथ हंसते हुए कहा। मुझे उसे ज्यादा दूर नहीं ले जाना है। निहाल को इस तरह हंसता देखकर मालिनी ने अपनी भौहें चढ़ाकर सीरियस टोन में पूछा, क्या तुम उसे ले जाने के लिए यहाँ नहीं आए हो? नहीं। निहाल और भी ज्यादा सीरियस था। उधर जिंदल फैमिली के घर में दर्द के कारण तृप्ति जमीन पर लौट रही थी। उस पल उसे ऐसा लग रहा था जैसे दर्द से उसका शरीर काम करना बंद कर चुका हो और उसका पेट फटने वाला था। तृप्ति दर्द सहन करने की पूरी कोशिश कर रही थी और उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उसने कराहते हुए कहा, माँ, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तृप्ति की माँ का दिल पसीज चुका था। वो अपनी बेटी को दर्द से तड़पता देख रही थी, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो समझ नहीं पा रही थी कि तृप्ति को पेन किलर दी जाए या नहीं। तृप्ति ने पहले ही काफी सारी पेन किलर दवा ले ली थी और उसने जितनी पेन किलर निगल ली थी वो 10 लोगों के लिए भी ज्यादा थी। फिर भी तृप्ति पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। इसी समय ध्रुव की माँ इंद्रजीत कौर भी आ गई। जब उनकी नजर दर्द से बेहाल तृप्ति पर पड़ी तो उनको ऐसा लगा जैसे कोई उनके दिल पर चाकू चला रहा हो। उन्हें लग रहा था कि उनकी बहू जल्द ही दर्द से मर जाएगी। ध्रुव की माँ को समझ में आ गया था कि तृप्ति की ये हालत किसी बीमारी के कारण नहीं हो रही थी। उन्होंने तृप्ति की माँ को हौसला देने की कोशिश की, पर तृप्ति की माँ ऐसे बैठी थी जैसे पत्थर की बन गई हो। उन्होंने ध्रुव की माँ की बात पर कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। उधर नागपाल फैमिली के घर के बीच में बने एक देसी स्टाइल वाले अखाड़े में लड़ाई शुरू होने वाली थी। यह अखाड़ा वैसे तो शायद 200 साल पुराना था, पर इसके चारों ओर काफी सारे मॉडिफिकेशन किए गए थे। ये जगह नागपाल फैमिली की सबसे ग्लोरियस जगहों में से एक थी। जैसे ही पता चला कि ध्रुव और कीर्तन के बीच लड़ाई उस अखाड़े में होने वाली थी, नागपाल फैमिली के सभी मेहमान और बाकी सारे लोग उस अखाड़े के आसपास जमा होने लगे, जिसमें नागपाल फैमिली का मुखिया वारित नागपाल और बाकी सभी बड़े लोग भी शामिल थे। आते ही वारित ने कीर्तन को देखकर हाथ हिलाते हुए कहा, मैं आ गया हूँ। जिसे देखकर कीर्तन ने खुशी से सिर हिलाया। जब कीर्तन ध्रुव से निपटने जा रहा था तो वारित को किसी बात की कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। उसे कीर्तन पर पूरा विश्वास था। कीर्तन अखाड़े के रिंग की तरफ जाते हुए वारित से बोला, शो शुरू होने वाला है। उसके आसपास पहले से ही सैकड़ों लोग बैठे हुए थे और बाकी लोग अभी भी एक के बाद एक आ ही रहे थे। जब मेहमानों ने सुना कि आज नागपाल के घर में एक लड़ाई होने वाली थी तो सभी खुशी से नाच रहे थे। सभी जानते थे कि कीर्तन के सामने ध्रुव के पास कोई मौका ही नहीं होगा और ध्रुव का खेल जल्दी ही खत्म हो जाएगा। जैसे ही कीर्तन ने रिंग के अंदर कदम रखा, 2 लोग तेजी से वारित की तरफ चलते चले आ रहे थे। वारित ने ध्यान दिया, वो कोई और नहीं बल्कि मालिनी और निहाल थे। नागपाल फैमिली ने मालिनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था और आज ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मालिनी की इंसल्ट करना चाहते थे और ये भी शौक थे कि मालिनी को ऐसा फंसाया जाए कि वो कभी भी इन झंझटों से बाहर ना निकल पाए। जब वारित ने निहाल को देखा तो उसका इंटरेस्ट बढ़ गया। वारित जानता था कि निहाल इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज बनाने का एक्सपर्ट है। वारित अभी निहाल को आता देख ही रहा था। निहाल ने आते ही कहा, वारित, दरवाजे पर कोई है जिसे रिसीव करने तुम्हें जाना चाहिए। इस समय निहाल वारित के सामने बहुत ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा था। वारित निहाल का ये एटीट्यूड देखकर हैरान रह गया और उसने गुस्से में फुफकारते हुए पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की कि मैं किसी को लेने के लिए दरवाजे पर जाऊंगा? हालांकि निहाल ने उसके गुस्से को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए थोड़े एरोगेंस के साथ जवाब दिया, तुम्हारे पास ज्यादा चांस नहीं है। साथ ही मैं तुमको अपना एटीट्यूड सुधारने की नेक सलाह मुफ्त में देना चाहूंगा। अपनी मुफ्त की नेक सलाह अपने पास रखो निहाल, जल्द ही ये खेल खत्म हो जाएगा। वारित लगभग 50 साल का था और अभी भी बिल्कुल हेल्दी और फिट दिखता था। उसके कपड़ों के अंदर से उसकी मस्कुलर बॉडी का अंदाजा हो रहा था और वो बहुत ताकतवर लग रहा था। वो अभी भी वहीं पर पहले की तरह शांत खड़ा था। निहाल चाहता था कि वो बाहर जाए और जो कोई भी आने वाला है उसे रिसीव करे। वारित नागपाल फैमिली का मुखिया था और उन सब में से सबसे ज्यादा ताकतवर था। ज्यादा करेक्ट शब्दों में कहें तो वारित चारों बड़े परिवारों में सबसे खतरनाक इंसान था। उससे सब डरते भी थे और उसे इज्जत भी देते थे। भले वो पैसों में उतना बड़ा ना हो, पर उसने नागपाल फैमिली की विरासत को आज भी संभाल कर रखा था।
वो वॉर लवर और मार्शल आर्ट का दीवाना था। पिछले कुछ सालों में 4 बड़े परिवारों में नागपाल फैमिली के स्टेटस में भारी गिरावट आई थी और वारिद को इसका कारण अच्छे से पता था। इसका कारण ये था कि वारिद ने फैमिली के मामलों में ध्यान देना बंद कर दिया था। इतने लंबे समय तक अलोन रहने के बाद आखिर में अब जाकर वारिद नागपाल फैमिली का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने के बारे में सोच रहा था। पूरे यूपी में इस बात को लेकर बातें हो रही थी। वहीं बाकी की तीनों फैमिली के लोग वारिद के इस डिसीजन पर उसे बधाई दे रहे थे। नागपाल फैमिली के घर अगर कोई आता था तो उन्हें इज्जत देने के लिए साथ में तोहफे लेकर आता था, पर आज निहाल आया तो उसे ऑर्डर देते हुए गेट से किसी को रिसीव करने के लिए भेज रहा था। वारिद ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं बाहर जाऊं और तुम्हारे बताए शख्स को रिसीव करूं? वारिद भले ही मुस्कुरा रहा हो पर वो भयंकर गुस्से में था। पर अगर वारिद पागल था तो निहाल उससे भी ज्यादा पागल था। निहाल ने कंधे उचकाते हुए कहा, ये बहुत छोटी सी बात है, इसमें इतना ड्रामा करने वाली क्या बात है? निहाल की बात पर वारिद ने ठहाका लगाते हुए कहा, बस एक छोटी सी बात। वारिद के साथ साथ उसके आसपास खड़े लोग भी इतनी जोर से हंसे मानो निहाल ने कोई चुटकुला सुना दिया हो। कुछ सेकंड बाद वारिद ने अपना हाथ उठाया। उसका उठा हुआ हाथ किसी फरमान की तरह था और तुरंत ही लोगों के हंसने की आवाजें अचानक से। वारिद ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मैं गेट पर जाऊंगा और किसी को रिसीव करूंगा। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या करूंगा, है ना? वारिद के चेहरे पर अचानक से खतरनाक एक्सप्रेशन आ गए थे। वारिद के बगल में खड़े नागपाल फैमिली के एक शख्स ने जब वारिद के हाव भाव देखे तो डर से कांप उठा। वो मनी मन निहाल के बारे में सोच रहा था। ये किस बेवकूफ इंसान का बटलर है और ये इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? इतने सारे लोगों में उसे केवल वारिद ही मिला। इसे पता भी है ये किसके साथ खिलवाड़ कर रहा है? नागपाल फैमिली के सामने इतना बड़ा कौन आ गया जिसे लेने के लिए वारिद को जाना पड़े? उस शख्स का डर वाजिब था क्योंकि वारिद को अगर किसी को लेने जाना पड़ा तो वो एक लाश में बदल जाएगा। तभी वारिद की आवाज गूंजी, चलो चलें और उसको रिसीव कर ले, देखे कौन है। वारिद मुड़ा और आंगन से बाहर चला गया। इधर नागपाल फैमिली के फाइटिंग रिंग में लोगों का एक्साइटमेंट देखने लायक था। कई सालों तक लोगों ने केवल नागपाल फैमिली की ताकत के बारे में सुना था पर किसी ने भी उसे लड़ते हुए नहीं देखा था। आज कोई आया और नागपाल फैमिली का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। भले ही ध्रुव और कीर्तन के बीच जमीन आसमान का अंतर था। ज्यादातर लोगों को अभी भी पता नहीं था कि रिंग में रचित नहीं उसका जुड़वा भाई कीर्तन है। फिर भी भीड़ के लिए ये देखने लायक मौका था। ये भी ठीक है, अगर कोई इडियट रिंग में रचित से लड़ना चाहता है तो इसमें बुरा क्या है? लेकिन उससे भी ज्यादा मूर्ख वो है जो सीधे रचित के पापा के पास गया था। सही कह रहे हो, आज का शो वाकई दिलचस्प होगा। शायद तुम लोग नहीं जानते कि वो जो वारिद अंकल के पास गया था वो निहाल था, इस बेवकूफ ध्रुव का बटलर। सही कहें तो ध्रुव इडियट है तो उसका बटलर स्टूपिड। इधर लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर आधे से ज्यादा लोग लड़ाई देखना छोड़कर बाहर मेन गेट की तरफ चल दिए। उन्हें लगा मेन गेट पर ज्यादा अच्छा शो देखने को मिलेगा। उनकी नजर में फाइटिंग रिंग में जो होगा वो तो मजेदार होगा ही, और आज उन लोगों को वारिद को भी लड़ते हुए देखने का मौका मिल जाएगा। थोड़ी देर में वो सभी वारिद के साथ गेट पर खड़े थे। गेट पर पहुंचते ही वारिद का दिमाग गुस्से में खराब हो गया था। गेट पर कोई नहीं था। वारिद ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और निहाल की ओर घूर कर देखते हुए पूछा, कहाँ है वो? फिर चारों तरफ देखकर निहाल पर चिल्लाया, क्या तुम मरना चाहते हो? यहाँ कोई नहीं था। वारिद चाहता तो अभी इसी पल निहाल को खत्म कर सकता था। निहाल ने भी देखा पर कोई नहीं था, लेकिन ध्रुव के पापा ने उससे कहा था कि उसे रिसीव करने वारिद को भेजना, तो इसका मतलब है कि वो जो भी है जरूर आएगा। निहाल ने अपने एक्सप्रेशन बदले बिना कहा, थोड़ी देर इंतजार कर लो। इंतजार? वारिद किसी का इंतजार कैसे कर सकता था? वो इंतजार करने के मूड में कैसे हो सकता है? इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे निहाल के चेहरे पर एक मुक्का जड़ दिया। वारिद का मुक्का बहुत तेज था, किसी बिजली के बोल्ट की तरह। निहाल के लिए इस झटके को झेलना नामुमकिन था। उसकी नाक मुंह से खून निकल आया और निहाल कई मीटर दूर जा गिरा। दरवाजे की चौखट से टकराने के कारण उसके सिर से खून निकल रहा था और उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। गेट के पास किसी ने निहाल को सहारा देने की कोशिश की। निहाल को लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी, वारिद तो वारिद है, देखा वो कितना ताकतवर है। इसे ताकत नहीं कहते, अभी तक उसने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल ही नहीं की है। मुझे लगता है कि वो बटलर को मारना नहीं चाहता था, नहीं तो उसके एक घूंसे में घोड़ा मर जाए। क्या वो सचमुच इतना ताकतवर है? क्या उसे इंसान कह सकते हैं? निहाल अभी संभल भी नहीं पाया था कि वारिद भारी कदमों से चलता हुआ निहाल की ओर आया। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो निहाल को यहीं खत्म कर देगा। निहाल के पास आकर वारिद ने निहाल का हाथ पकड़कर ऐंठ दिया और गुस्से में पागल भेड़िए की तरह गुर्राते हुए बोला, कहाँ है वो?
निहाल का पूरा चेहरा और सिर खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। भारत ने अपनी पूरी जिंदगी अनगिनत लोगों की जान ली थी। ऐसा पहली बार नहीं था कि उसने किसी ऐसे शख्स को देखा था जिसे मौत से डर नहीं लगता था। वो गुस्से में बोला, ओह, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? भारत अगला कदम उठाता, पर निहाल की आंखों में गजब का कॉन्फिडेंस दिख रहा था। ऐसा कॉन्फिडेंस देखना हर्टफुल था। इसे देखकर भारत दहाड़ उठा। तुम तब तक नहीं डरोगे जब तक कि तुम्हें सच में मौत दिख न जाए, है ना? उसका हाथ हवा में था और गुस्से में उसके फौलादी हाथों की नीली नसें भी बाहर निकल आई थी। अगर भारत ने निहाल को दूसरा घूंसा मारा तो वो पक्का वहीं पर दम तोड़ देता। लेकिन जिस समय भारत अपना हाथ चलाने ही वाला था कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। वो तुरंत पलटा और उसे एक भयानक चीज दिखाई दी जो हवा में उसके घर की तरफ ही आ रही थी। ये तो स्टील ट्रियो का लोगो है। मतलब कि ये स्टील ट्रियो का हेलीकॉप्टर है। एक हेलीकॉप्टर भारत के घर की ओर चला आ रहा था। वहाँ खड़े लगभग सभी लोगों ने इस हेलीकॉप्टर को पहचान लिया था। ये मानवीर हांडा नाम के एक शख्स का हेलीकॉप्टर था जो स्टील ट्रियो से था। मानवीर ने कभी स्टील ट्रियो में भारत की जान बचाई थी। भारत बहुत अच्छे से जानता था कि मानवीर स्टील ट्रियो के अंदर और पूरे भारत में क्या मायने रखता था। दूसरे शब्दों में मानवीर स्टील ट्रियो का सबसे रिस्पेक्टेड मेंबर था। मानवीर की नजर में नागपाल फैमिली देश की एक ताकतवर फैमिली थी और भारत उसका सबसे मजबूत पिलर। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इतने बड़े लोगों के लिए भारत केवल एक औजार था। जब भारत ने मानवीर के हेलीकॉप्टर को देखा तो उसे सदमा लग गया। वो काफी देर तक नॉर्मल नहीं हो पा रहा था। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर इतना करीब आ गया कि उसमें बैठा शख्स मानवीर हांडा साफ दिखाई देने लगा। भारत को इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि एक दिन मानवीर यहाँ आ जाएगा। ये मानवीर कैसे हो सकता है? भारत ने सपने में भी नहीं सोचा था। 10 साल पहले मानवीर को यूपी में वांटेड लिस्ट में डाल दिया गया था। भले वो स्टील ट्रियो में था, पर वो अभी भी वांटेड अपराधी की लिस्ट में था। आज उसने वापस आने की हिम्मत कैसे कर ली थी? भारत को लगा कि यूपी की पूरी पुलिस फोर्स शायद अभी उसके पीछे यहाँ चली आएगी, पर फिर भी भारत ने मानवीर के सामने जरा सा भी गुस्सा या डिस्कम्फर्ट दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत निहाल को रिहा कर दिया और बाहर ओपन फील्ड में आ गया। जल्द ही हेलीकॉप्टर उसके घर के लॉन पर आकर उतर गया और मानवीर बाहर आ गया। जब भारत ने मानवीर को देखा तो तुरंत दौड़ता हुआ उसका वेलकम करने आगे बढ़ा। मिस्टर हांडा, आप यहाँ कैसे? भारत का पहले वाला दबंगई अंदाज अब खत्म हो चुका था। वो किसी बूट लेकर की तरह झुककर हाथ जोड़कर खड़ा था। भले ही मानवीर की जानकारी मिलते ही उसे पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन भारत उसे इग्नोर करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मानवीर ने भारत को ऐसे घूर कर देखा जैसे कोई अपने दुश्मन को देखता हो। भारत मानवीर का ये रूप देखकर हैरान था, क्योंकि वो जानता था कि उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिससे मानवीर नाराज हो। मानवीर ने उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया और सीधे पूछा, निहाल कहाँ है? भारत ये सुनकर और भी ज्यादा हैरान था। क्या मानवीर निहाल को ढूंढने यहाँ आया था? ये क्या बकवास है? क्या एक बेवकूफ सा बटलर मानवीर के ध्यान देने लायक था? भारत ने हकलाते हुए कहा, यहाँ यही है। भारत ने निहाल की ओर इशारा किया जो दूसरी तरफ खून से लथपथ पड़ा था। भारत ने फिर कहा, मिस्टर हांडा, क्या आप उसे जानते हैं? नागपाल फैमिली के जो लोग यहाँ तमाशा देखने आए थे वो सभी बेहद सदमे में थे। भारत कब से इतनी शराफत से बात करने लग गया? टैटू से ढके उस भयंकर आदमी का बैकग्राउंड क्या था जिसे देखकर भारत भी शरीफ हो गया था? डील डॉल में भारत से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा था। उसके पूरे शरीर में टैटू बने थे। सभी को बहुत हैरानी हो रही थी, पर बोलने की हिम्मत किसी में भी नहीं हुई। मानवीर की मसल्स और टैटू देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं था, न ही वो कोई ऐसा इंसान था जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए। उस मानवीर की एंट्री भी हेलीकॉप्टर से हुई थी। सारा प्रेशर तो हेलीकॉप्टर ने क्रिएट कर दिया था। कुछ लोगों ने पहचान लिया कि ये मानवीर था जो 10 साल से यहाँ वांटेड है। फिर भी किसी ने पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं की। इसका एक कारण ये भी था कि कोई नागपाल फैमिली के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जब मानवीर ने देखा कि निहाल खून से लथपथ है तो वो तेजी से दौड़ता हुआ उसके पास आकर बोला, निहाल, क्या तुम ठीक हो? निहाल ने मानवीर को देखकर अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। इतना सुनने के बाद मानवीर के चेहरे पर एक अलग तरह की सीरियसनेस दिखाई देने लगी। उसने भारत की ओर देखा। उसका रवैया बदला हुआ लग रहा था। मानवीर की आवाज रूड हो गई। उसने भारत से पूछा, भारत, क्या तुम इडियट हो? भारत को समझ में नहीं आया कि मानवीर किस बारे में बात कर रहा था। निहाल सिर्फ एक बटलर था। उसे समझ नहीं आया कि मानवीर को पर्सनली यहाँ क्यों आना पड़ा। अगर वो एक फोन भी कर देता तो भारत निहाल को इज्जत से विदा कर देता। भारत को मानवीर का अचानक बदला हुआ रवैया समझ में नहीं आया, इसलिए भारत ने मानवीर के आगे झुकने से इनकार कर दिया और कहा, मिस्टर हांडा, मुझे आपका मतलब ठीक से समझ में नहीं आया। ये सुनकर मानवीर हंसा। अगले ही पल उसकी मसल भुजाएं ऊपर उठी
और वारिद के चेहरे पर तमाचा मारकर मानवीर ने डांटते हुए कहा, क्या आप समझ में आया? समझे या नहीं? एक जोरदार तमाचे की आवाज, वो भी वारिद के गाल पर। इसे एक तमाचे ने सबको डरा दिया। वारिद की खोपड़ी झनझना रही थी। आज नागपाल फैमिली का सबसे खास दिन था और आज वारिद फिर से नागपाल फैमिली की कमान संभालने जा रहा था, इसलिए आज उसका हर कदम बेहद अहम था। लेकिन इसी दौरान उसे थप्पड़ मार गया। वारिद मानवीर को रोकना चाहता था, लेकिन मानवीर बहुत तेज था। वारिद का मानवीर से कोई मुकाबला नहीं था, इसलिए जब उसे थप्पड़ पड़ा तो वो 2 कदम पीछे हटकर दीवार पर जाकर टकराया और उसने ऐसे बिहेव किया जैसे ये थप्पड़ उसके लिए कुछ भी नहीं था। वारिद को थप्पड़ पड़ा था और पूरी नागपाल फैमिली सदमे में आ गई थी। वारिद ने फिर धीमी गुर्राहट के साथ पूछा, मिस्टर हांडा, इसका क्या मतलब है? वो जानता था कि मानवीर कितना ताकतवर था, लेकिन इस समय मानवीर स्टील ट्रियो में नहीं बल्कि नागपाल के इलाके में था। अगर वारिद मानवीर से निपटना चाहता तो उसे बस मानवीर को कुछ देर रुकना था, बाकी के काम यूपी पुलिस खुद कर देती। उधर वारिद ये सब सोच रहा था, इधर मानवीर ने वारिद की आंखों को पढ़ लिया था। उसने वारिद को डांटते हुए कहा, तुम मेरे लिए क्या प्लान कर रहे हो? वारिद, अगर मैंने यहाँ आने की हिम्मत की है तो मैंने पहले से ही तैयारी भी कर ली होगी। वारिद, मैं तुम्हें केवल एक मौका दूंगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अभी घुटनों के बल बैठ जाओ और किसी के आने का इंतजार करो। मानवीर की आवाज में एक तरह की धमकी थी। क्या हुआ? मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही? जब मानवीर ने देखा कि वारिद अभी भी सीधा खड़ा था तो मानवीर ने गुस्से में पूछा। वारिद की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले निहाल ने किसी को लेने के लिए वारिद को गेट पर भेजा, अब मानवीर उसे घुटने के बल बैठकर किसी का इंतजार करने को कह रहा था। अब जब मानवीर उसे थप्पड़ मार चुका था और उसकी आज तक की सारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था, इसके बाद भी मानवीर का दिल नहीं भरा तो वो वारिद को घुटनों के बल बैठने के लिए कह रहा था। इतना ही नहीं, उसे घुटनों के बल बैठकर किसी का इंतजार करना था। वो किसका इंतजार कर रहे थे? ऐसा कौन है जिसके लिए नागपाल फैमिली के मुखिया को घुटने टेक कर इंतजार करना पड़े? वारिद किसी भी हाल में घुटने टेकने को तैयार नहीं था। मानवीर ने देखा कि वारिद कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो उसने दोबारा पूछा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा वारिद? वारिद के दिल में इस समय गुस्से का ज्वालामुखी फूट रहा था। वो अपना गुस्सा दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। मानवीर के सामने वो गुस्सा दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कुछ सेकंड तक मानवीर को घूरने के बाद वारिद ने हालातों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने में ही भलाई समझी। उसने समझौता कर लिया क्योंकि उसकी समझ में आ गया था कि मानवीर के इंटेंशन क्या है। वारिद को लगा कि मानवीर इस समय मौत से भी नहीं डर रहा था। मानवीर का बिजनेस, उसका पावर अब नागपाल फैमिली की तुलना में कई गुना ज्यादा मजबूत था। फिर भी मानवीर उसे रोकने के लिए खुद हेलीकॉप्टर से आया था। वारिद इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि वो कौन हो सकता था जिसके इंतजार के लिए मानवीर को आना पड़ा। वारिद बेसब्री से जानना चाहता था कि ऐसा कौन आ रहा है जिसके लिए उसे घुटने के बल बैठना होगा। फिर भी वो पूछ नहीं पा रहा क्योंकि अब वो डर गया था। बहुत सोचने के बाद वारिद ने कहा, मैं तुम्हारे साथ उसका इंतजार करूंगा। हालांकि मानवीर ने जब ये सुना तो उसे कोई खुशी नहीं हुई। उसने वारिद को देखकर पूछा, मेरे साथ? क्या मैंने तुम्हें मेरे साथ इंतजार करने के लिए कहा? मैं आखिरी बार कहूँगा, बेहतर होगा कि तुम तुरंत घुटने टेक दो, नहीं तो जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे और मैं अब स्टील ट्रियो में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मानवीर खुले शब्दों में वारिद को धमकी दे रहा था। नागपाल फैमिली आज अगर ब्रिस्को एंटरप्राइजेस को ओवरसीज मार्केट में ब्लॉक कराने में कामयाब रही थी तो इसका सबसे बड़ा कारण मानवीर ही था। दरअसल मानवीर ने कई बार सीक्रेटली नागपाल फैमिली की काफी मदद की थी। वारिद को डर लग रहा था। आज पहली बार उसने मानवीर को इस तरह से बिहेव करते देखा था। वो अच्छे से जानता था कि मानवीर को हराना नामुमकिन था। मानवीर एक खतरनाक फाइटर था और अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने बहुत पहले कम उम्र में ही अपने दोस्त के लिए एक बहुत भयानक शख्स को मार डाला था। मानवीर अगर चाहता था कि वारिद घुटने टेक दे तो वारिद को घुटने टेकने होंगे। ये सोचकर वारिद के पसीने छूट रहे थे। मानवीर ने अंतिम चेतावनी देते हुए कहा, वारिद, मुझे कोई एक्शन लेने के लिए मजबूर मत करो। मानवीर की नजरों से वारिद देख सकता था कि वो वारिद के भले के लिए कह रहा था। वारिद ने अपने दांत पीसकर अपने पैरों को धीरे से मोड़ लिया। उसके पास अभी मानवीर की बात पर विश्वास करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। धड़ाम की एक आवाज के साथ वारिद अपने घुटनों पर बैठ गया। नागपाल फैमिली के घर के गेट पर लोग बेहद सदमे में थे। वारिद ने उस शख्स के आने से पहले ही घुटने टेक दिए थे। मानवीर की दबंगई अब खत्म हो गई थी। वो काफी पोलाइटली बोला, तुमने समझदारी से काम लिया वारिद, वो 1 मिनट में यहाँ आ जाएगा। इसके बाद मानवीर भी इंतजार करने लग गया। उधर जिंदल फैमिली के घर में तृप्ति को इतना दर्द हो रहा था, वो इसे सहन नहीं कर पा रही थी। उसने अपना पेट पकड़कर अपनी माँ से कहा, माँ, आप डॉक्टर को मत बुलाओ। मैं मुझे इस शरीर से आजादी। तृप्ति की माँ ने रोते हुए तृप्ति के हाथों पर थप्पड़ मारकर उसे चुप कराते हुए कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो तृप्ति? वो बेहद परेशान थी।
और बहुत हेल्पलेस महसूस कर रही थी। ध्रुव की माँ जो पास में खड़ी ये सब देखकर और भी ज्यादा परेशान लग रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि तृप्ति अचानक ऐसी कैसे हो गई। उन्होंने मन ही मन कहा, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए? हालांकि उन्हें सच्चाई पता नहीं थी, लेकिन वो अंदाजा लगा सकती थी कि इस मामले का ध्रुव से कुछ लेना देना जरूर है। ध्रुव की माँ ने पूछा, क्या डॉक्टर आ रही है? तृप्ति के पापा विश्वास जिंदल ने सिर हिलाते हुए कहा कि डॉक्टर आ रहे हैं, लेकिन उसके दिल में डॉक्टर को लेकर कोई उम्मीद नहीं बची थी। इस समय जिंदल फैमिली परेशान और बेचैन थी। ध्रुव की माँ भी दहशत में थी, साथ में इसलिए परेशान थी कि वो तृप्ति की कोई मदद नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी के आने की आवाज। ध्रुव की माँ इंद्रजीत कौर खुशी से दरवाजे पर गई। मुझे लगता है डॉक्टर आ गए। जैसे वो घर से बाहर निकली, सामने का नजारा देखकर दंग रह गई। इंद्रजीत कौर ने अपनी आंखें ऐसे मली जैसे कि उसकी आंख में कुछ चला गया हो। वो दरवाजे पर खड़े शख्स को एकटक देखकर पहचानने की कोशिश कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि उस पल वो क्या महसूस कर रही थी। क्या उसे इस शख्स की याद आती थी? क्या वो परेशान थी? या ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि इंद्रजीत कौर इस समय उस शख्स को देखने को तैयार नहीं थी। दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने एक ओवरकोट पहन रखा था जिसमें वो बहुत खास लग रहा था। भले वो दरवाजे पर ही शांति से खड़ा था, फिर भी उसका ऑरा काफी पावरफुल था। दिल्ली में इस समय ठंड शुरू हो रही थी और उस शख्स पर वो काला ओवरकोट बहुत खास लग रहा था। कोट का ब्रांड तो नहीं दिख रहा था, लेकिन वो थोड़ा पुराना था। इंद्रजीत कौर इस ओवरकोट को बहुत अच्छे से जानती थी। ये कोट कम से कम 20 साल पुराना हो चुका था। उस समय इंद्रजीत ने इस काले ओवरकोट को खरीदने के लिए काफी लंबे समय से पैसे बचाए थे। जब ये कोट इंद्रजीत ने खरीदा था, उस समय इस आदमी पर ये कोट बहुत जचता था। वो शख्स आज से 20 साल पहले काफी लंबा, हैंडसम और मस्कुलर हुआ करता था और वो ट्रेंच कोट में बहुत सुंदर दिखता था। इंद्रजीत कौर को अच्छे से याद था कि उस आदमी ने इसे केवल एक दिन ही पहना था, जिस दिन वो शख्स इंद्रजीत और ध्रुव को छोड़कर जा रहा था। आज 20 साल के बाद वो शख्स उस कोट में ही वापस आया था जिसे पहनकर वो गया था। इंद्रजीत के सारे इमोशंस आंखों के रास्ते बाहर आ रहे थे। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और शरीर ने किसी भी हलचल से इनकार कर दिया था। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि ध्रुव के पापा खड़े थे और इंद्रजीत कौर चुपचाप बुत बनी खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू उमड़ रहे थे। तभी एक दमदार आवाज आई, मैं वापस आ गया इंदु। भले ही ये छोटी सी लाइन उतनी दमदार नहीं लग रही थी, पर इंद्रजीत कौर का दिल थम सा गया था। वापस आ गए? इंद्रजीत कौर ने ध्रुव के पापा की ओर देखा। उसकी आंखों के आंसुओं के कारण कुछ साफ नहीं दिख रहा था। जब ध्रुव के पापा ने देखा कि उनकी पत्नी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है, तो खुद आगे बढ़कर तुरंत अपनी पत्नी को अपनी बाहों में भर लिया। उसकी मजबूत छाती पर जैसे ही इंदु का सिर टकराया, ऐसा लग रहा था जैसे कि एक योद्धा लंबी लड़ाई जीत कर वापस आया हो। उस आदमी की मजबूत छाती के अंदर धड़कता दिल इंद्रजीत कौर को बता रहा था कि उसने वापस आने के लिए कितनी लड़ाइयाँ जीती हैं। इंद्रजीत इस समय 20 साल पहले वापस उसी मोड़ पर खड़ी थी जब वो शख्स उसे छोड़कर जा रहा था। इंद्रजीत इस समय एक छोटी लड़की की तरह उस शख्स से लिपटी रहना चाहती थी, पर उसके कान में पीछे तृप्ति की कराहने की आवाज ने उसे वापस जिम्मेदारी का एहसास करा दिया। इंद्रजीत कौर 1 सेकंड से भी कम समय के लिए उसकी बाहों में थी। फिर उसने तुरंत उस शख्स को दूर धकेल कर कहा, दूर हो जाओ। उसने नाराजगी में चिल्ला कर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम डॉक्टर नहीं हो। पिछली बार भी तुमने अपनी बहू को लगभग खो ही दिया था, लेकिन तुम तब भी वापस नहीं आए। ध्रुव को कुछ हुआ पर तुम तब भी वापस नहीं आए। मेरी बहू को कुछ हुआ तो? ध्रुव के पापा ने जब तृप्ति को बिस्तर पर दर्द से छटपटाते देखा तो तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा है। वो मुस्कुराए और इंद्रजीत कौर से बोले, कोई बात नहीं, बस भरोसा रखो, मैं इसे देखता हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर उससे भी ज्यादा काम का इंसान हूँ। इंद्रजीत कौर ने अपने आंसू पोंछे और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों से गुस्सा काफी हद तक गायब हो चुका था और वो बुदबुदाते हुए बोली, क्या सच में तुम्हारे पास कोई इलाज है? वो बहुत देर से दर्द से तड़प रही है, प्लीज कुछ करो। जवाब में ध्रुव के पापा ने पूछा, क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? जब इंद्रजीत कौर ने ये सुना तो उसने तुरंत ध्रुव के पापा के सीने में दोनों हाथों से मारते हुए कहा, ये सवाल अपने आप से पूछो, झूठ बोला या नहीं? ध्रुव के पापा हैरान थे, उनका दिल बैठ गया था। जाते वक्त उसने ध्रुव की माँ से कहा था कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। किसने सोचा था कि वापस आने में इतना टाइम लगेगा? ये बातें कभी खत्म न होती, पर अभी तृप्ति का इलाज ज्यादा जरूरी था। ध्रुव के पापा ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, चलो छोड़ो, अभी इस बारे में बात ना करें तो ठीक होगा। अभी हमारे सामने और भी जरूरी जिम्मेदारियां हैं। इतना कहकर ध्रुव के पापा ने अपनी उंगलियां चटकाई और एक आदमी तुरंत उनके पीछे से सामने आ गया। वो आदमी डॉक्टर जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन वो काफी एक्सपीरियंस्ड लग रहा था। वो सीधा तृप्ति के पास गया, उसकी पलकें देखी, कुछ जांच की और तुरंत बोला, इस बच्ची पर जादू टोना किया गया है और जो भी किया गया है वो काफी खतरनाक लग रहा है।
जिसने भी ऐसा किया था उसका इरादा इस बच्ची की जान लेने का था। उसके बाद उसने तृप्ति के पापा विश्वास जिंदल और उनकी पत्नी की ओर देखकर पूछा, ये किसने किया? वो बहुत दुष्ट इंसान है। उसने आपकी पूरी फैमिली पर कोई टोटका किया है। तृप्ति के पापा विश्वास जिंदल और उनकी पत्नी उस शख्स की बात सुनकर कांप उठे। उन्हें अभी तक केवल ये लग रहा था कि तृप्ति को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, पर जादू टोना जैसी बातों का तो वो लोग मतलब भी नहीं समझते थे। अब जाकर उन्हें पता चल रहा था कि वो भी इस जादू की चपेट में है। ध्रुव की मां इंद्रजीत कौर अपने आप में शर्मिंदा लग रही थी। उन्हें लग रहा था कि तृप्ति की इस हालत के पीछे कहीं न कहीं ध्रुव जिम्मेदार था, इसलिए वो मन ही मन खुद को ब्लेम कर रही थी। वहीं ध्रुव के पापा पहले की तरह ही शांत थे। उन्होंने ध्रुव की मां के कंधे को दबाकर हौसला दिया और अपने साथ आए शख्स से कहा, तो ठीक है, तुम इसे यहाँ संभालो, मुझे कुछ और जरूरी काम निपटाने हैं। इतना कहकर उन्होंने तृप्ति के पापा की ओर देखकर कहा, चिंता मत करना, ये इसे अच्छे से संभाल लेंगे और तुम लोगों को कुछ भी नहीं होने देंगे। भले ही तृप्ति के पापा उस शख्स को नहीं जानते थे, लेकिन उसकी शक्ल और इंद्रजीत कौर के व्यवहार से वो शायद समझ गए थे कि वो कौन है। तृप्ति के पापा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है। इसके बाद ध्रुव के पापा एक पल भी नहीं रुके। वो दरवाजे के बाहर चले गए। उन्हें इस तरह से जाता हुआ देखकर इंद्रजीत कौर भी उनके पीछे चल दी। गेट से बाहर आने के बाद इंद्रजीत कौर ने ध्रुव के पापा से कहा, सच सच बताओ, क्या वो बच पाएगी? अगर ऐसी बात है तो तुम कहाँ जा रहे हो? देखो, तृप्ति बहुत प्यारी है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे लड़के को इससे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती, तुम कुछ तो करो। ध्रुव के पापा ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। इंद्रजीत इतने अपनेपन से बात कर रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बिछड़े ही ना हो। ध्रुव के पापा ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, भरोसा रखो, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। मुझे अभी किसी बहुत जरूरी काम से जाना है। ये सुनकर इंद्रजीत कौर ने ठंडी आह भरते हुए पूछा, तुम्हारी बहू से भी ज्यादा जरूरी कौन सा काम है? इस सवाल का जवाब देने से पहले ध्रुव के पापा की आंखों में गर्मगी झांक गई। उनके मुंह से निकला, नागपाल फैमिली का बंगला। ये जवाब सुनकर इंद्रजीत कौर भी सत्ते में आ गई। नागपाल फैमिली? वो जो 4 बड़ी फैमिली में से एक है? नागपाल फैमिली के बंगले में। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? वारिद को घुटनों के बल बैठता देख वहाँ मौजूद हर शख्स डर गया था। आज वारिद पर्सनली किसी का इंतजार करने के लिए बाहर आया था और उसे जमीन पर घुटनों के बल भी बैठने पर मजबूर कर दिया गया था। आसपास कई लोग हैरान खड़े थे। कुछ लोगों को लग रहा था कि वारिद का दिमाग खराब हो गया। कुछ लोग वारिद के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश भी कर रहे थे। हालांकि वारिद बिल्कुल भी नहीं हिला। तो किसी ने कहा, अब हम क्या करें? क्या हमें रचित को यहाँ बुलाना चाहिए? वारिद, ये तुम क्या कर रहे हो? साथ ही ये कौन है जो हेलीकॉप्टर से आया था? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से पूरी नागपाल फैमिली को हमेशा हमेशा के लिए शर्मिंदा होना पड़ेगा? नागपाल फैमिली के कुछ बड़े मेंबर्स वारिद को समझाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी शय पाकर भीड़ जोर जोर से वारिद का जोश बढ़ाने के लिए चिल्लाने लगी। उन्हें उम्मीद थी कि वारिद अभी वापस उठकर खड़ा हो जाएगा, पर वारिद चुप रहा। इसी समय अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उसने दूर से एक आदमी को आते देखा। उस शख्स ने काले रंग का ओवरकोट पहन रखा था। वारिद कुछ मिनटों तक सामने से आ रहे उस शख्स को देखता रहा। जैसे ही वो आदमी पास आता जा रहा था, वारिद की पुतलियां भी लगातार फैलती जा रही थी। वो इतना डरा हुआ था कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था और उसका दिमाग हर बात को प्रोसेस कर रहा था। उसने मन ही मन कहा, ये तो वही है। वारिद उस आदमी को कैसे नहीं जानता? वो गिल फैमिली से थे। वारिद उसे 20 साल पहले से जानता था। उस समय नागपाल फैमिली और वारिद काफी फेमस था। पूरे उत्तर प्रदेश में उसे सब जानते थे। लेकिन उस समय ये शख्स सबसे ज्यादा फेमस था। वो इसलिए फेमस नहीं था कि वो बहुत ताकतवर था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो गिल फैमिली का सबसे नकारा इंसान था। बाद में उसे गिल फैमिली से बाहर निकाल दिया गया। तब कई लोगों को लगा कि अब वो जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन आज यह आदमी फिर वापस आ गया था। वारिद इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि आज 20 साल बाद वारिद उस शख्स के आगे घुटने टेक कर बैठा है। अभी तक उसे लग रहा था कि मानवीय ने उसे किसी बहुत ताकतवर इंसान का इंतजार करने के लिए कहा है, लेकिन अब जाकर पता चल रहा है कि वो तो इस बेकार नकारे इंसान के लिए घुटने के बल बैठा है। उस आदमी को वारिद को घुटने टेकने पर मजबूर करने का क्या अधिकार था? वारिद उसे देखकर उठकर खड़ा होने वाला था, पर तभी मानवीर ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे जमीन पर पटकते हुए कहा, देखो, मुझे कोई एक्शन लेने के लिए मजबूर मत करो। जैसे वारिद जमीन से उठना चाहता था, पर मानवीर के आगे वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर उसने अपना सिर उठाया और मानवीर को देखा। उसे भरोसा नहीं हो पा रहा था। वारिद ने उस शख्स को देख लिया था जिसका वो घुटनों के बल बैठकर इंतजार कर रहा था, लेकिन मानवीर ने अभी भी उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। क्या मानवीर नागपाल फैमिली को बेइज्जत करना चाहता था? अंत में वारिद से रहा नहीं गया। उसने मानवीर से कहा, मानवीर, मुझे पता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन ये मेरा घर है। यहाँ नागपाल फैमिली की भी कुछ इज्जत है।
हम लोग एक दूसरे को इज्जत देते हैं और मैं तुम्हें इज्जत देता हूँ, लेकिन मेरी इज्जत का क्या? जब वारिद ये बातें कह रहा था तो उसकी आंखें गुस्से से भर गई थी, मानो वो मानवीर से कहना चाहता कि अगर मानवीर उसे इसी तरह दबाए रखेगा तो वो जवाबी हमला कर सकता। नागपाल फैमिली किसी को भी अपने साथ इस तरह का खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दे सकती थी। निहाल को छोड़कर और घुटनों के बल बैठने से नागपाल फैमिली पहले ही अपनी सारी इज्जत कमा चुकी थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नागपाल फैमिली की आज तक की बनाई सारी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। वारिद के दिल का गुस्सा फूटने वाला था, लेकिन उसी समय मानवीर ने अपना हाथ उसके कंधे से हटा लिया और धीरे से दूर चला गया। वारिद हैरान था। इससे पहले कि वारिद खड़ा हो पाता, मानवीर खुद जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। ये देखकर वारिद हाँफने लगा और डर के मारे उसकी खोपड़ी में चुभन सी हो रही थी। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मानवीर जैसा शख्स भी घुटनों के बल बैठकर उसके साथ इंतजार कर रहा था। वारिद को विश्वास नहीं हो रहा था कि गिल फैमिली का बेकार सा दिखने वाला निखट्टू आदमी मानवीर को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। हालांकि जब वारिद ने इसके बारे में ध्यान से सोचा तो उसे लगा कि मानवीर के लिए भी घुटने टेकना कोई बड़ी बात नहीं थी। भले मानवीर हेलीकॉप्टर से यहाँ आया था, इसका मतलब ये था कि उसे मरने का डर नहीं था। जैसे अपनी जान की परवाह नहीं रही तो वो अपनी इज्जत की परवाह क्यों करेगा। लेकिन गिल फैमिली का एक निकम्मा इंसान भी मानवीर जैसी शख्सियत को अपने सामने घुटने टेकने पर कैसे मजबूर कर सकता है। अब वारिद की उठने की हिम्मत नहीं हुई। अगर मानवीर भी अपने घुटनों पर बैठ गया तो इसका मतलब था कि कुछ बहुत ही बड़ी गड़बड़ थी, जिसका वारिद को अभी तक अंदाजा नहीं था। कोट पहने हुए आदमी धीरे धीरे सबकी नजरों के सामने आ गया। वो ऐसे आराम से लहलहाता हुआ आ रहा था जैसे नागपाल के आंगन में नहीं, अपने लॉन में टहल रहा हो। चलते चलते वो अपनी पत्नी इंद्रजीत कौर से भी बात कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो नागपाल फैमिली के घर में किसी बड़ी मुसीबत से निपटने आया हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ चाय पीने आया हो। जब वो शख्स धीरे धीरे वारिद की तरफ आया तो उसका शरीर डर से कांप रहा था। उसने आते ही पूछा, तुम सब घुटनों के बल क्यों बैठे हो? वारिद ने ऊपर देखा मानो पूछना चाहता, क्या तुम्हें नहीं पता जो इतना ड्रामा कर रहे हो? लेकिन जैसे ही वारिद ने उस शख्स की तरफ देखा उसकी आंखें नम हो गई और वो कुछ नहीं कह पाया। आसपास खड़े लोग हैरान भी थे और डरे हुए भी। वारिद न केवल घुटनों के बल बैठा हुआ था बल्कि उसकी नजरें भी उस शख्स को इज्जत दे रही थी। इस समय नागपाल फैमिली के पुरखों की कमाई, इज्जत, ताकत और लोगों के दिलों में राज उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। दूसरों ने अभी भी उसकी भावनाओं को नहीं समझा और वारिद को इस बात की भी परवाह नहीं थी कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। जब वो मानवीर के कहने पर जमीन पर घुटनों के बल बैठा था तब उसे शर्म आ रही थी और जब ध्रुव के पापा से नजरें मिली तो उसे ऐसा झटका लगा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि मानवीर ने भी उसके सामने घुटने टेक दिए थे। इस समय वारिद को लगा कि मानवीर ने जो कुछ भी किया वो सही था। क्या कोई शख्स इतना भी पावरफुल हो सकता है कि घुटने अपने आप मुड़ जाएं? ध्रुव के पापा वारिद को नजरअंदाज करते हुए सीधे निहाल के पास चले गए और निहाल से पूछा, क्या तुम ठीक हो? उनकी आवाज में गजब की पोलाइटनेस और ढेर सारा डोमिनेंस था। निहाल अपने कपड़ों से धूल थपथपाता हुआ बालों को ठीक करके बोला, आई एम ओके सर। फिर उसने अपनी पैंट की जेब से टिश्यू निकालकर अपना खून पोंछते हुए कहा, सर वो अंदर है। निहाल की आवाज में बहुत डर था। कोई भी उसे देखकर बता सकता था कि कुछ गड़बड़ है। ध्रुव के पापा भी इन बातों को अच्छे से जानते थे, लेकिन उन्हें किसी बात का कोई डर ही नहीं था। वो मुस्कुराते हुए कैजुअली बोले, नागपाल फैमिली का हर इवेंट शानदार होता है, चलो अंदर चलकर देखें। निहाल ने जब ध्रुव के पापा की बातों को सुना तो हैरान रह गया और उसने मन ही मन सोचा, तुम ऐसी सिचुएशन में भी घूमने के मूड में आए हो। हालांकि निहाल इस समय ध्रुव को लेकर काफी डरा हुआ था, फिर भी वो कुछ नहीं बोला और ध्रुव के पापा के पीछे पीछे चलने लगा। निहाल जानता था कि उसके सामने वाला शख्स बहुत ताकतवर है